साइंस बोरिंग सब्जेक्ट है या साइंस में गुड मार्क्स नहीं आते। अगर आपका भी यही स्टेटमेंट है तो जुड़िए हमारे साथ। वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पे हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी साइंस एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से विद द एक्सप्लेनेशन, जिससे कि आपको वीडियो के एंड तक का मैक्सिमम एमसीक्यूज डेफिनेटली लर्न हो जाएंगे, वो भी बिना बोर हुए। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा sex determination, evolution, acquired and inherited traits and origin of life on earth। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं लाइन बाय लाइन एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कराऊंगी, तो ये हेरिडिटी चैप्टर है और उसमें से मैंने ये कुछ पॉइंट्स सेलेक्ट किए हैं। इनके ऊपर ही हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो चैनल को स्पेसिफिक बनाते हैं। तो जुड़ लीजिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। और आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमंस द सेक्स ऑफ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय ए मदर ओनली, बी फादर ओनली, सी बोथ पेरेंट्स इक्वली एंड डी एनवायरमेंट। आपको ये पूछ रहे हैं, मैं हिंदी में भी डिक्टेट कर देती हूँ जिनको ये टर्म्स क्लियर नहीं होते हैं या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए इजी हो जाएगा। ह्यूमन में बच्चे के सेक्स को कौन डिटरमाइन करता है, कौन सेलेक्ट करता है? ओके कि बच्चा जो है न्यू बॉर्न है वो मेल होगा या फीमेल होगा, ये कौन डिसाइड करता है? ए मेल ओनली, बी फादर, सी बोथ पेरेंट्स इक्वली एंड डी एनवायरमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है फादर ओनली। ओके, क्योंकि फादर के पास होते हैं एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स, राइट? So female have XX chromosomes and male have XY chromosomes. The father contribute either X or Y chromosome. देखिए फीमेल तो XX ही है, बट जो मेल का है ना वो डिपेंड करता है कि मेल का X इन दोनों से कोरिलेट करेगा या इसका Y दोनों से कोरिलेट करेगा। ओके, तो डिपेंड करता है फादर ओनली। राइट आंसर है हमारा फादर। यहाँ पे देखिए ये एक्सप्लेनेशन मैंने इसलिए ऐड की हुई है कि इससे आपके फिलअप्स ट्रू फॉल्स भी कवर हो जाएंगे, वेरी शॉर्ट आंसर्स भी। सपोज कीजिए यहाँ पे आपको फीमेल हैव डैश कर दिया, ठीक है, ये यहाँ पे यहाँ अंडरलाइन कर दी और आंसर आपको लिखना पड़ेगा मेल हैव डैश कर दिया और ये भी आंसर आपको लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपके फिलअप्स और ट्रू फॉल्स भी कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, विच क्रोमोसोम कंबाइन प्रोड्यूस अ मेल चाइल्ड। इनमें से मेल चाइल्ड में कौन सा कॉम्बिनेशन होता है क्रोमोसोम्स का? ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, इसको रिकॉल करिए। ए है एक्स एक्स, बी है एक्स वाई, सी है एक्स ओ एंड डी है वाई वाई। तो देखिए इन दोनों पे तो ध्यान ही मत दीजिए। अब आपको ये मेल पूछ रहे हैं ना, तो मेल में क्या होंगे हमारा आंसर? यस, आंसर इज बी। देखिए जो फीमेल होता है, फिर से रिकॉल कर लीजिए, फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और यहाँ पे एक्स वाई क्रोमोसोम होता है। सो एन इंडिविजुअल विद एक्स वाई क्रोमोसोम डेवलप्स एज अ मेल इन ह्यूमंस। नेक्स्ट है, विच क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल कैरेक्टरिस्टिक्स इन ह्यूमन। इनमें से कौन सा क्रोमोसोम है? देखिए आंसर सेम है, बट आपको क्वेश्चन से क्या की लैंग्वेज जो है, क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ा करिए, क्योंकि कभी कभी होता है ना आंसर बहुत ही क्लोज रिलेटिव होते हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये वाला आंसर लगाएं ये वाला लगाएं, कौन सा करें, राइट? तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझा करिए। विच क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल कैरेक्टरिस्टिक्स इन ह्यूमन। तो मेल के लिए कौन सा क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है? ए ओनली क्रोमोसोम, बी वाई क्रोमोसोम, सी एक्स एंड वाई इक्वली एंड डी है ऑटोसोम्स। तो रिकॉल करिए, अभी मेल के लिए मैंने क्या बताया था, कौन सा क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है? यस, वाई क्रोमोसोम। क्यों? क्योंकि अगर जो एक्स फीमेल का है और इसका जो एक्स है एक्स और वाई ये मेल का है, अगर इसका एक्स इससे जाके क्रॉस करेगा एक्स एक्स, तो ये भी एक्स एक्स बनाएगा और ये भी एक्स एक्स बनाएगा। बट अगर वाई क्रॉस करेगा जाके तो क्या बनाएगा भाई? एक्स वाई। ओके, सो द वाई क्रोमोसोम कैरीज जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है, ट्रेट्स दैट आर पास फ्रॉम दी पेरेंट्स टू दी ऑफस्प्रिंग आर कॉल्ड। देखिए ट्रेट्स क्या होते हैं, डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है, इसका फर्स्ट पार्ट आप चेक कर लीजिएगा। उसमें मैंने स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मेंशन किए हुए हैं, उन पे एमसीक्यूज है।
और यहाँ पे ट्रेट्स जो है, देखो ट्रेट्स क्या होते हैं, कैरेक्टर, प्रॉपर्टी, खूबियाँ, ओके। जैसे किसी के ब्लैक हेयर है, किसी के ब्राउन हेयर है, किसी की ब्लू आइज़ है, किसी की ब्लैक आइज़ है। तो ये जो कैरेक्टर्स है ना, ये जो क्वालिटीज़ हैं, तो इनको ट्रेट्स बोलते हैं। हेरिडिटी में इनको ट्रेट्स बोलते हैं। तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब ये पूछ रहे हैं कैरेक्टर्स दैट आर पास फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, उनको क्या कहते हैं? जो हमको अपने पेरेंट्स से मिलते हैं उनको क्या कहते हैं? ए एक्वायर्ड कैरेक्टर ट्रेट्स, बी इनहेरिटेड ट्रेट्स, सी एनवायरमेंटल ट्रेट्स एंड डी आर्टिफिशियल ट्रेट्स। तो याद रखिए जो हमको पेरेंट्स से मिलते हैं ना उनको क्या बोलते हैं? इनहेरिटेड। देखो हम हेरिडिटी का चैप्टर रीड कर रहे हैं, हेरिडिटी के चैप्टर को कवर कर रहे हैं। तो हेरिडिटी क्या होता है कि जो हमको अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से हमारे पेरेंट्स को मिले हैं और हमारे पेरेंट्स से जो हमको मिले हैं, तो वो क्या हेरिडिटी के अंदर ही तो आता है। सो दे आर इनहेरिटेड, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र हुए हैं। सो इनहेरिटेड ट्रेट्स आर कंट्रोल बाय जीन एंड पास थ्रू दी जनरेशन, राइट। जीन्स क्या होते हैं, रिकॉल करिए, फर्स्ट पार्ट में भी मैंने मेंशन किया है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ डीएनए, राइट, अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए। ये डीएनए है, राइट, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए का, और इसके एक पार्ट में को, इसके एक पार्ट को, सेगमेंट को जीन कहते हैं। और यही जो है वो जनरेशन टू जनरेशन उसको कौन सा ट्रेट कैरी करना है, इनहेरिटेट करना है, रिस्पॉन्सिबल होता है जीन। नेक्स्ट है वाई आर एक्वायर्ड ट्रेट्स नॉट इनहेरिटेड। जो एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं, एक्वायर्ड का मतलब कि जैसे अभी एक्वायर्ड होता है प्राप्त करना, ऑक्यूपाई करना, ओके। तो एक्वायर्ड ट्रेट्स आर नॉट हेरिटेड, मतलब जो हमको अपने पेरेंट्स से नहीं मिले हैं बट वो मेरे अंदर वो कैरेक्टर हैं, ओके, वो हैबिट्स हैं। तो वाई आर एक्वायर्ड नॉट इनहेरिटेड? ए दे आर नॉट यूजफुल, बी दे डू नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्टिव सेल्स, सी है दे आर हार्मफुल एंड डी है दे आर टेम्परेरी। मैंने इसके फर्स्ट पार्ट में भी इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। एक्वायर्ड करेक्टर वो होते हैं जैसे आपने अपने हेयर कलर कराया, ओके, आपके ब्लैक है, ब्राउन है, उसको आपने गोल्डन कलर कराया, पर्पल कलर कराया, कोई भी कराया, तो कराने के बाद ऐसा नहीं है कि वो ऑलवेज आपके रहेगा और दूसरा कि वो आपकी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र होगा, ऐसा तो नहीं है। आपके अगर ब्लैक हेयर है स्टार्टिंग से ही, जो आपके नेचुरल हेयर है वही आपके ऑफस्प्रिंग को यानी कि यंग वंस को ट्रांसफ़र होंगे। सो एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होते हैं? जो हम अपनी लाइफ में खुद क्रिएट करते हैं, खुद बनाते हैं। सो इसका आंसर है दे डू नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्टिव सेल। मतलब आपने अगर अपने ब्लैक हेयर्स को या आपने अपनी ब्लू आइज़ को ब्लैक में कन्वर्ट किया, ग्रे में कन्वर्ट किया, तो लेंस लगाया, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो नेचुरल हो गई आपकी ऑफस्प्रिंग में भी यानी कि नेक्स्ट जनरेशन में भी जाएगी, ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे पियर्सिंग कराते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि एक पियर्स करा दिया, एक के अगर कानों में होल करवा दिए तो वो पूरी आपकी जनरेशन में ही बना रहेगा, नहीं ना, हर बार हर जनरेशन के करवाना पड़ता है। सो चेंज इन द बॉडी सेल्स आर नॉट ट्रांसफर टू द गैमेट्स, राइट। सो एक्वायर्ड ट्रेट्स आर नॉट इनहेरिटेड। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं एक और बता देती हूँ। समटाइम्स लोग ना टैटू बनवाते हैं, तो टैटू में क्या होता है, कुछ लोग बड़े बनवाते हैं, कुछ लोग छोटे बनवाते हैं। अब इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि जो आपने टैटू करवा लिया तो वो टैटू आपके सेम ऑफ स्प्रिंग में या यंग वंस में नेक्स्ट जनरेशन में अपने आप चला जाएगा, नहीं ना, ऐसा नहीं होता। सो ये एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं। नेक्स्ट है इवोल्यूशन इज क्या है? ए ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, बी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, सी है ग्रेजुअल चेंज इन ऑर्गेनिज्म ओवर जनरेशन एंड डी है रिप्रोडक्शन। तो देखिए इवोल्यूशन, ठीक है, इवॉल्व से बना है इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन क्या है? इसमें से ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, या ग्रेजुअल चेंज सर्वाइवल के लिए, या फिर रिप्रोडक्शन। सो आंसर है हमारा सी, ग्रेजुअल चेंज इन ऑर्गेनिज्म ओवर जनरेशन, ठीक है। इवोल्यूशन मतलब आप अपने अंदर कितना चेंज कर सकते हो
उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रहने के लिए। देखिए एंसेस्टर हमारे पूर्वज ऐसे थे, धीरे धीरे वो सीधे खड़े होना शुरू किए, फिर उन्होंने फायर आयर का जो हिस्ट्री जिन्होंने पढ़ रखी होगी, फायर का इन्वेंशन किया, टूल्स बनाए, और उसके बाद अब क्या है वो बिल्कुल एक सिविलियन बन गए। सिविलियन के बाद अब अगर यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से है, जो भी अगर कोई जॉब रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो आपको उस पर्टिकुलर जॉब रिक्वायरमेंट के लिए खुद को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, आपको डॉक्टर बनना है तो आपको वो अलग स्टडी करनी पड़ेगी, आपको उस तरीके से अलग चेंज होना पड़ेगा। आपको पुलिस में जाना है, आईपीएस बनना है, आईएएस बनना है, तो आपको उस तरीके से स्टडी करनी पड़ेगी और उस तरीके का अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। तो इसे ही बोलते हैं एवोल्यूशन। सो एवोल्यूशन रिफर्स टू द ग्रेजुअल चेंज दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज। मतलब आप एक ह्यूमन बीइंग से अगर डॉक्टर बन रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, और सारी चीज़ें जस्ट एग्जाम्पल बता रही हूँ, ये बाकी ये अलग अलग स्पीशीज पे भी होता है, और तो फिर तो ये आपको एक अलग बनाता है, राइट। तो ग्रेजुअल चेंज इन ऑर्गेनिज्म ओवर जनरेशन। नेक्स्ट है, विच साइंटिस्ट प्रपोज द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। इनमें से कौन से साइंटिस्ट ने प्रपोज द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा इवोल्यूशन की थ्योरी दी थी? ए है ग्रेगर मेंडल, बी है चार्ल्स डार्विन, सी है लुइस पास्चर, एंड डी है रॉबर्ट हुक। तो याद रखिए इवोल्यूशन थ्योरी और जो नेचुरल सिलेक्शन इज गिवन बाय चार्ल्स डार्विन। डार्विन एक्सप्लेन इवोल्यूशन थ्रू दी नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन मीन्स जो अपने आप को नेचर के अकॉर्डिंगली ढाल पाएंगे, उसके लिए अपने आप को बैलेंस कर पाएंगे, मेंटेन कर पाएंगे, वो ही आगे सरवाइव करेंगे। तो ये किसने बताया था? चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट इज एसोसिएटेड विद। जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है वो किससे जुड़ा हुआ है? ए सेल डिवीजन, बी नेचुरल सिलेक्शन, सी रेस्पिरेशन, एंड डी है फोटोसिंथेसिस। तो देखिए सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ठीक है, इसको याद कर लीजिए, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन आता है, चाहे वो मेडिकल में हो, वनडे एग्जामिनेशन में हो, या 10th क्लास में हो। तो आंसर है हमारा सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट इज अ नेचुरल सिलेक्शन, राइट। देखिए सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट मतलब जो फिट है वही सरवाइव करेगा। ओके, जैसे यहाँ पे जो नेचुरल सिलेक्शन है इसको भी देख लीजिए, यहाँ पे यही थ्योरी बताई गई है। जैसे यहाँ पे कई हर तरीके की हाइट के पहले जिराफ होते होंगे, राइट। हम अब ये लेमा जो डार्विन जी है ना, चार्ल्स डार्विन, उन्होंने यही एक चीज़ बताई है, इस अर्थ पे हर तरीके के हर साइज के जिराफ होते होंगे। बट क्या है, ये जो छोटे हैं ना, ये तभी तक सरवाइव किए होंगे जब तक उन्होंने इन शॉर्ट हाइट वाली जो लीव्स थी, ठीक है, शॉर्ट रेंज पे उन्होंने वो खाया, और जब तक उनका हुआ सर्वाइवल तब तक वो जिंदा रहे। उसके बाद कुछ होंगे बड़े वाले, लंबे वाले, जिनकी गर्दन ऊंची होगी, तो उनको तो ऊपर की भी मिल रही है और नीचे की भी लीव्स मिल रही है खाने को, तो उनका तो है ही। तो फिट कौन है ज़्यादा? ये वाला ना। तो इसी को ही बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, यानी कि नेचर के अकॉर्डिंगली जो मेंटेन रखेगा अपने आप को, जो वेरिएट करेगा, जो चेंजेस ला लेगा अपने में, वो ही नेचर के अकॉर्डिंगली सेलेक्ट होगा और वो ही सरवाइव करेगा। ओके, नेक्स्ट है, फॉसिल्स प्रोवाइड एविडेंस फॉर। फॉसिल्स जो हैं यानी कि जो जीवाश्म है वो क्या बताते हैं? ए डाइजेशन, बी रेस्पिरेशन, सी एवोल्यूशन, एंड डी रिप्रोडक्शन। तो देखिए आपको अभी पता है ना कि आप हेरिडिटी चैप्टर कर रहे हो, तो आप इनमें से ना पक्का पता है कि आप आंसर सी ही लगाओगे। बट उस टाइम का सोचिए जब आपको नहीं पता है, आपको इतना बड़ा सिलेबस दे दिया गया है और उसमें आपको चूज करना है, अरे फॉसिल फॉसिल कौन से चैप्टर में था, तो इसके लिए ना इसको लर्न करना और समझ के चलना बहुत ज़रूरी है। सो फॉसिल्स हमको क्या, किसके एविडेंस है, मतलब किसके मानक हैं? सो आंसर है हमारा एवोल्यूशन के। मतलब हम जब फॉसिल्स देखते हैं ना, जो जीवाश्म में बहुत साल पुराने पहले समय के जो प्लांट्स और एनिमल्स जो दब गए हैं नीचे, जो ख़त्म हो गए हैं, डेड हैं बिल्कुल, तो उनको देखने से क्या पता चलता है, अरे ये पहले ऐसा था और अब ऐसा हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से वो एवोल्यूशन बताते हैं। मतलब हम ये देख सकते हैं कि पहले के उस पर्टिकुलर एनिमल में और आज के उस पर्टिकुलर एनिमल में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो फॉसिल्स शो
हाउ ऑर्गेनिज्म हैव चेंज्ड ओवर द टाइम। नेक्स्ट है फॉसिल्स आर, फॉसिल्स होते हैं ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, बी प्रिजर्व्ड रिमेन और ट्रेसेस ऑफ एंशियंट ऑर्गेनिज्म, सी है मॉडर्न एनिमल्स एंड डी है मिनरल। तो फॉसिल्स क्या होते हैं, आई थिंक ये सभी को पता होगा। दे आर द प्रिजर्व्ड रिमेन और ट्रेसेस और ऑफ द एंशियंट ऑर्गेनिज्म। एंशियंट मतलब जो बहुत साल पुराने, जो डेड हो गए थे, जो दब गए हैं चट्टानों में, माउंटेन्स के नीचे हैं, पत्थरों के नीचे हैं, तो वो चीज़ क्या है, हमारे फॉसिल्स, राइट। सो फॉसिल्स हैव द साइंटिस्ट स्टडी एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म एंड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म मतलब जो बहुत साल पहले ही ख़त्म हो चुके हैं, जो अब इस पृथ्वी पर नहीं पाए जाते हैं, जस्ट लाइक डायनासोर्स। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक थ्योरीज लाइफ ऑन अर्थ ओरिजिनेट अबाउट, ये ओरिजिन ऑफ लाइफ से है, जो एनसीईआरटी में छोटा सा पैरा दिया हुआ है, तो ध्यान से करिएगा। ये है, यहाँ पे पूछ रहे हैं अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो अर्थ की लाइफ है वो कितनी है। ए 500 मिलियन ईयर एगो, बी है 1 बिलियन ईयर एगो, सी है 3.5 बिलियन ईयर एगो एंड डी है 100 मिलियन ईयर एगो। ओके, तो यहाँ पे आंसर है हमारा 3.5 बिलियन ईयर एगो, राइट। Scientists estimate that the first life form appeared around 3.5 billion years ago. Okay, next है the first life forms on the earth were probably, जो first life होगी, जो पहला जीव होगा, जो पहली जिंदगी होगी अर्थ पे, वो क्या होगा। ए कॉम्प्लेक्स एनिमल मतलब हमारे जैसे, बी बर्ड्स, सी सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, या डी मैमल्स। मैमल्स में भी हम लोग आते हैं, कॉम्प्लेक्स एनिमल में भी हम लोग आते हैं, बर्ड्स में भाई नहीं आते। ओके, तो यहाँ पे आंसर है हमारा सी सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब ये बहुत ही सिंपल टाइप के थे। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल से बने हुए। सो द अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म वर सिंपल सिंगल सेल्ड फॉर्म्ड। ओके, इनमें से क्या क्या है, जैसे कि हमारा ये यूग्लिना है, पैरामीशियम है, अमीबा है, ईस्ट है, जो जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो वही तो होते हैं सिंगल सेल यूनिसेलुलर। ओके, नेक्स्ट है विच एक्सपेरिमेंट सपोर्टेड द केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ। इनमें से कौन सा एक्सपेरिमेंट है जो केमिकली बताता है ओरिजिन ऑफ लाइफ को, राइट। सो ए है मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, बी है मिलर्स यूरे एक्सपेरिमेंट, सी है पाश्चर एक्सपेरिमेंट, डी है डार्विन्स एक्सपेरिमेंट। तो प्लीज़ ये मेंडल हेरिडिटी चैप्टर चल रहा है, तो ना मेंडल से कंफ्यूज मत होइएगा और ना ही डार्विन से। ओके, एक साइंटिस्ट और हैं, उनका नाम है मिलर यूरे। ओके, उन्होंने एक्सपेरिमेंट, ये दो साइंटिस्ट हैं एक्चुअली, मिलर जी हैं और यूरे जी हैं, तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और ये पता लगाया कि जो लाइफ है ना अर्थ पे, वो बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म से बनी हुई है, मतलब सिंपल मॉलिक्यूल से बनी हुई है। मॉलिक्यूल तो पढ़े हैं आपने केमिस्ट्री में, तो वो मॉलिक्यूल्स क्या है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब एटम्स हैं। एटम से क्या बने, मॉलिक्यूल। और जब मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हैं ना, तो उन्होंने क्या देखा, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके ही, ये एक्सपेरिमेंट इसीलिए किया गया है कि ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके ही कुछ अमीनो एसिड, कुछ कार्बोहाइड्रेट और कुछ अलग चीज़ें बना रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे जो अमीनो एसिड बना ना, तो पता चला कि अरे प्रोटीन फर्स्ट वाला यहीं से आया है। ओके, सो नेक्स्ट है होमोलोगस ऑर्गन्स प्रोवाइड एविडेंस फॉर। होमोलोगस मतलब समझिएगा, होमोलोगस ऑर्गन, जो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स मतलब कोई भी बॉडी का पार्ट, वो क्या बताते हैं, किसकी एविडेंस है वो। तो देखिए, पहले सबसे पहले होमोलोगस समझिए। लोगस मीन्स होता है, लोगस को रिलेट करिए लोकेशन से, ठीक है, लोकेशन, राइट, यानी कि आपकी बॉडी के कोई भी एक पर्टिकुलर लोकेशन। और होमो मीन्स होता है सेम, राइट, तो सेम लोकेशन पे लगे हुए जो ऑर्गन होते हैं, तो वो किसके एविडेंस हैं। ए रेस्पिरेशन के, बी डाइजेशन के, सी एवोल्यूशन के एंड डी एक्सक्रीशन के। तो होमोलोगस मतलब लोगस एक जगह पे, होमो सेम, ठीक है। सो आंसर है हमारा इवोल्यूशन।
सिमिलर स्ट्रक्चर विद द डिफरेंट फंक्शन सजेस्ट कॉमन एंसेस्ट्री। देखिए, जब जो होमोलोगस होते हैं ना, होमोलोगस, तो उनमें क्या है, लोकेशन सेम होती है, मतलब उनका जो अटैचमेंट पॉइंट होता है ना, जहाँ पे वो लगे होते हैं, वो सेम होता है, बट फंक्शन डिफरेंट होता है। और यही है एनालोगस में। एनालोगस में फंक्शन सेम होगा बट लोकेशन डिफरेंट होगी। तो होमोलोगस याद कर लोगे तो एनालोगस अपने आप याद हो जाएगा। होमोलोगस सेम लोकेशन पे। देखिए यहाँ पे मैन है, चीता है, और ये जो वेल के फेंस होते हैं, और बैट है, ठीक है, बैट के ये जो है, ये सब यही पैक्टोरल से ही अटैच होते हैं ऊपर साइड पे, ये सेम लोकेशन पे, बट सबके फंक्शन अलग अलग हैं। ये वाला जो हम यूज़ करते हैं फोर लिम्ब, वो भैया अपने हाथों में यूज़ करते हैं, ठीक है। चीता किसमें, चलने में यूज़ करता है और तेज़ भागने में। वेल क्या, वेल अपने फिन्स में यूज़ करती है कि जो उससे आप अपना स्विम कर सके, ओके। और जो बैट है वो उसके भी ये सेम लोकेशन पे लगे होते हैं बट उसके फंक्शंस अलग अलग हैं। सो these are the homologous organs. Next है the four limb of human, whales and bats are example of, ठीक है। अब आ गया सेम फोर लिम्ब, यानी कि जो आगे वाले, ऊपर वाले जो आगे वाले जो लिम्ब्स हैं ह्यूमन के, वेल्स के, बैट्स के, वो किसका एग्जाम्पल है। ए है एनालोगस ऑर्गन, बी है वेस्टिजियल ऑर्गन, सी है होमोलोगस ऑर्गन एंड डी है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो याद रखिए इसका आंसर है होमोलोगस ऑर्गन्स। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये सेम लोकेशन पे होते हैं बट इनके फंक्शन डिफरेंट होते हैं। दे हैव द सिमिलर स्ट्रक्चर प्लान्स बट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, ओके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमंस। इनमें वेस्टिजियल ऑर्गन क्या है। वेस्टिजियल मतलब होता है कि पैसिव, आपने इंग्लिश ग्रामर में एक्टिव पैसिव किए होंगे ना, वो वाला पैसिव नहीं है, मतलब इनएक्टिव, ओके। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि वेस्टिजियल ऑर्गन जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, वो हमारे जो एंसेस्टर हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, उनमें, उनकी बॉडी में एक्टिव था बट हमारी बॉडी में ये एक्टिव नहीं है, बिल्कुल इनएक्टिव वे में है, एज इट इज़ है, बट किसका कोई काम नहीं है। सो ए है हार्ट, बी है लंग, सी है अपेंडिक्स एंड डी है किडनी। तो आप इसी को देख के अब पता कर सकते हैं। देखिए सबका तो अपना अपना काम होता है, बट किसका नहीं है, सी। आंसर इज सी, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स हैज़ अ लॉस्ट मोस्ट ऑफ इट्स ओरिजिनल फंक्शन एंड इज कंसीडर्ड वेस्टिजियल। ये जो अपेंडिक्स है ना, ये बिल्कुल लार्ज इंटेस्टाइन जो ऐसे जाती है ना इस तरीके से, तो इसमें यहाँ पे ये अटैच होता है। लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन जो लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट होती है, इसमें यहाँ पे कुछ इस तरह से अटैच होता है। ये हमारे एंसेस्टर जब ये होता है बेसिकली सेलुलोज के डाइजेशन के लिए। जो हमारे एंसेस्टर्स थे जो कच्चा खाना खाते थे, पेड़ पत्तियाँ खाते थे, तो उनमें ये डाइजेशन करता था। बट अब जब हम लोग बिल्कुल रॉ फूड नहीं खाते हैं, हम लोग पका पकाया खाना खाते हैं, सेलुलोज नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं, तो ये वेस्टिजियल हो गई, मतलब अब इसका कोई काम नहीं है बट ये है हमारी बॉडी में, ओके। नेक्स्ट है इवोल्यूशन अकर ड्यू टू। इवोल्यूशन किस लिए होता है। ए वेरिएशन एंड नेचुरल सिलेक्शन, बी डाइजेशन ओनली, सी रेस्पिरेशन ओनली एंड डी एक्सक्रीशन ओनली। तो इवोल्यूशन जो है वो किस लिए होता है। सो आंसर है हमारा ए, वेरिएशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। भाई जब बदलाव करेंगे आप, तभी आपको नेचर सेलेक्ट कर पाएगा आगे सरवाइव करने के लिए, राइट। सो वेरिएशन अराइज नेचुरली एंड बेनिफिशियल वंस आर सिलेक्टेड ओवर जनरेशंस। नेक्स्ट है द ब्रांच ऑफ द साइंस डीलिंग विथ हेरिडिटरी एंड वेरिएशन। ऐसी साइंस की कौन सी ब्रांच है जो हेरिडिटी एंड वेरिएशन से डील करती है, राइट। ए है इकोलॉजी, बी है जेनेटिक्स, सी है एस्ट्रोनॉमी एंड डी है जियोलॉजी, सॉरी यस जियोलॉजी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा जेनेटिक्स। ये हेरिडिटी से भी और जो वेरिएशन है उनसे डील करती है। सो जेनेटिक्स स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट एंड वेरिएशन अमंग द ऑर्गेनिजम्स, राइट। नेक्स्ट है इन ह्यूमंस द मदर ऑलवेज कंट्रीब्यूट, यानी कि जो ह्यूमन में है मदर कौन से क्रोमोसोम्स को कंट्रीब्यूट करती है।
ए है एक्स क्रोमोसोम, बी है वाई क्रोमोसोम, सी है इधर एक्स और वाई एंड डी है नो क्रोमोसोम। सो इसका आंसर याद कर लीजिए। देखिए फीमेल में क्या होता है एक्स एक्स, तो यहाँ पे वाई का तो कोई नाम ही नहीं है, तो आंसर बी, ऑप्शन बी और सी तो हो भी नहीं सकता और डी तो है ही नहीं। सो आंसर है हमारा एक्स क्रोमोसोम। फीमेल हैव एक्स एक्स क्रोमोसोम, सो ऑल एक्स कैरी एन एक्स क्रोमोसोम्स, राइट। सो अगर ये हैं आपके कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो कि आप इसे रीड कर सकते हैं और इसे अपनी ट्रू फॉल्स फिलअप कर कंप्लीट कर सकते हैं। ये कुछ हेडलाइंस हैं जो मैंने दे दी हैं, इनको ज़रूर रीड कर लीजिएगा। और अगर आपको ये चैनल या मेरे इस तरीके से एक्सप्लेनेशन करने से एमसीक्यूज़ लर्न हो रहे हैं तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और वीडियो पे भी आपको जो भी डिमांड है किसी भी टॉपिक की तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आपको कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।